Continue with accounting concepts and convention. Now we are going to discuss seventh concept, that is accrual concept. Accrual concept applied equally to revenue and expenses. As per this assumption, all revenue and cost are recognized when they are earned or incurred. Accrual concept के accordingly revenue और expenses आपस में equally होने चाहिए और ये हम तभी recognize कर लेते जब वो हमें अर्न होते, मतलब अगर हमने पैसा कमा लिया तो उसी दिन हमारा पैसा बन गया, और जिस दिन हमारा खर्चा हमने कर लिया, अभी पैसे दिए नहीं दिए, ठीक है ना, तो वो उसी दिन हमारा इनकर्ड हो जाता है. इट इज़ इमटेरियल वेदर कैश इज रिसीव्ड और पेड एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन और लेटर डेट. ये बात हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है कि हमें पैसे मिल गए या हमने पैसे दे दिए, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है. इम्पॉर्टेंट क्या है कि जब वो ट्रांजेक्शन हुई उसी दिन आपके वो पैसे बन गए या उसी दिन वो आपका खर्चा बन गया. फॉर एग्जाम्पल, if the credit sale for rupees 15,000 is made on 15th Feb 2015, then the revenue earned is to be recorded on 15th Feb 2015, not on the date of cash realized after 2 months. जैसे बोला गया है कि आपने क्रेडिट सेल्स की किसी को 15,000 की, 15th फेब को आपने सेल की और ये डिसाइड हुआ कि जो पेमेंट है वो 2 मंथ्स के बाद मिलेगी, तो हमारा पैसा किस दिन बना, हम ट्रांजेक्शन किस दिन नोट करेंगे, जिस दिन वो ट्रांजेक्शन हैपन हुई. डजेंट मैटर कि हमें वो पैसा मिला नहीं मिला, जब 2 महीने के बाद पैसा मिलेगा तब पैसे वाली एंट्री डाल देंगे, अभी उधार वाली एंट्री लिख लेते हैं. तो इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं एक्रूल कॉन्सेप्ट. In case of expenses, if at the end of the year the 2 month salary is due but not paid, the expenses of salary will be recorded in the current year in the which salary is due, not in the next year in which it will be paid. अब खर्चे की अगर बात करें तो मान लीजिए ऐसे हमारा अकाउंटिंग ईयर होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ठीक है, और हमारी अभी एक एम्प्लॉय की सैलरी फेब और मार्च की पड़ी है, हमने देनी थी बट अभी तक हमने नहीं दी, बट खर्चा कब का है, फेब का. खर्चा कब है, मार्च का. तो हम कब नोट करेंगे, फेब और मार्च में. डजेंट मैटर कि आपने दिया नहीं दिया, हम ये नहीं कर सकते कि फेब में सैलरी नहीं दी चलो अगले मंथ डाल देंगे, मार्च में सैलरी नहीं दी अगले मंथ डाल देंगे, बिल्कुल नहीं. जिस दिन आपका जिस मंथ का वो खर्चा बन रहा है उसी मंथ में उसी साल में आपको डालना पड़ेगा, बेशक आपने वो खर्चा दिया या आपने वो खर्चा नहीं दिया. Relevance, earning of a revenue and consumption of resources मतलब expenses can be accurately matched to the particular accounting year. ये अकाउंटिंग में इस कॉन्सेप्ट में हमें ये बेनिफिट मिलेगा कि हमें पता लग जाएगा कि हमारे इस साल के कितने खर्चे बनते हैं, हमारे इस साल की इनकम कितनी बन रही है और टोटल हमें कितना प्रॉफिट लॉस हुआ. इस साल के खर्चे इस साल दिखा दो, इस साल की रेवेन्यू इस साल दिखा दो, तो अल्टीमेटली यू विल गेट द क्लियर पिक्चर व्हाट इज हैपेंड इन द फर्म ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. इन नटशल अगर हम बात करें तो एक्रूल बिल्कुल सेम है रेवेन्यू रिकॉग्निशन जैसा ही, बस उसमें हमने रेवेन्यू की बात की थी, खर्चों की बात नहीं की. एक्रूल में हम दोनों की बात करते हैं कि जब आपका खर्चा बना उसी दिन आपका बन गया, आपने पैसे दिए नहीं दिए कोई फ़र्क नहीं. जिस दिन आपने किसी को कुछ गुड्स बेची आपका रेवेन्यू उसी दिन बन गया, बेशक आपको पैसे मिले नहीं मिले. ये बस हम इसलिए करते हैं सो दैट कि हमें करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस पता लग जाए कि इस साल के खर्चे कितने हुए, इस साल की इनकम कितनी हुई, वो बिल्कुल सही सही डालकर. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट. According to this principle, the whole indefinite life of an enterprise is divided into parts called accounting period. इसमें हम पूरे साल को कुछ हिस्सों में डिवाइड करते हैं, उसको बोलते हैं हम अकाउंटिंग पीरियड. अब जैसे हमने सोचा कि गोइंग कंसर्न में बोल दिया कि फ्यूचर में कितने सालों तक बिजनेस कंटिन्यू रहेगा, अब ये थोड़ा मतलब है कि हम कभी प्रॉफिट लॉस ही नहीं कैलकुलेट करेंगे, तो हम उसको बाइफरकेट कर देते, उसको डिवाइड कर देते कुछ पार्ट्स में जिसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड. Accounting period is defined as interval of time at the end of which the profit and loss account and the balance sheet are prepared so that the performance is measured at regular intervals and decision can be taken at the appropriate time. So इसका मतलब ये है कि हम अकाउंटिंग पीरियड में आफ्टर सम टाइम, जैसे हमने एक साल डिसाइड किया हुआ है, एक साल के बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, एक साल के बाद हम बैलेंस शीट बनाएंगे, ताकि हम अपनी परफॉर्मेंस को कैलकुलेट कर सकें कि पूरे साल हमने क्या किया और उसके अकॉर्डिंगली हम सही सही डिसीजन ले सकें.
According to Companies Act 2013, a period of 12 months that start from 1st April of every month and ends on 31st March of the next year is called accounting period. For example, 1st April 2019, 31st March 2020. सो कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंगली 12 महीने के पीरियड को हम अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं, जो हर साल अप्रैल में शुरू होता है और हर साल जाके 31 मार्च को ख़त्म हो जाता है। अगर हम पिछला साल देखें तो वो 1 अप्रैल 2019 को स्टार्ट हुआ था और ख़त्म हो गया 31 मार्च 2020 को। सो पीरियड ऑफ 12 मंथ इज कॉल्ड अकाउंटिंग पीरियड दैट स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल एंड एंड्स ऑन 31 मार्च। अब इस कॉन्सेप्ट का क्या रेलिवेंस है, स्टडी करते हैं। दिस अजम्पशन रिक्वायर्स शोइंग द एलोकेशन ऑफ द एक्सपेंसेस बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू। इस अजम्पशन के अकॉर्डिंगली हम अपने खर्चे और अपने खर्चों को एलोकेट करते हैं कि कौन सा खर्चे को रेवेन्यू बोलेंगे, कौन से खर्चे को कैपिटल बोलेंगे। एज पर द इनकम टैक्स लॉ, टैक्स ऑन इनकम इज कैलकुलेटेड ऑन द एनुअल बेसिस फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। इनकम टैक्स भी अपना जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल टू 31 मार्च ही लेकर चलता है। सो इसी को ध्यान में रखकर अकाउंटिंग पीरियड भी 1 अप्रैल टू 31 मार्च ही कहा गया है कि जब 31 मार्च को हर एक कंपनी अपने अकाउंट्स को क्लोज करेगी, उसी दिन वो अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाकर अपने प्रॉफिट्स को कैलकुलेट कर लेगी और उसको पता लग जाएगा कि उसका अब कितना टैक्स बनता है। थर्ड इज टाइमली एक्शन फॉर करेक्टिव मेजर कैन बी टेकन बाय द मैनेजमेंट। अगर हम हर साल के बाद अपने अकाउंट्स बना रहे हैं तो हमें पता लग जाएगा कि क्या हमने सही किया, क्या हमने गलत किया। और अगर कंपनी में कोई खर्चे ज़्यादा हो गए या कोई लॉस हो रहा है तो मैनेजमेंट करेक्ट डिसीजन ले सकती है कि नेक्स्ट ईयर ये दोबारा रिपीट ना हो, सो दैट कि हमारा प्रॉफिट जो है इंक्रीज़ हो। ठीक है। सो नटशल में अगर हम बात करें तो 12 महीने के पीरियड्स को हम अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं, जो हर साल 1 अप्रैल को शुरू होता है और 31 मार्च को ख़त्म होता है। ये हम इसलिए करते हैं कि साल के एंड में हमें अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और हमें बैलेंस शीट अपनी पता लग जाए, ताकि हम सही सही इनकम टैक्स जो है वो पे कर सकें और जो कंपनी की मैनेजमेंट है वो सही डिसीजन ले सके, सो दैट कि अगले साल उन्होंने अपना प्रॉफिट और कैसे ज़्यादा इंक्रीज़ करना है या कौन सा खर्चा कैसे कम करना है। नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज मैचिंग कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑल एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय एन एंटरप्राइज during an accounting period are matched with the revenue recognized during the same period. The matching principle facilitates to ascertain the amount of profit and loss incurred in a particular period of time by deducting the relative expenses from the revenue recognized that period. मैचिंग कॉन्सेप्ट भी यही बताता है कि हर साल के खर्चे और हर साल की इनकम आपको नोट कर लेनी चाहिए और वो आपस में मैच होनी चाहिए, सो दैट कि आपको ये पता लग सके कि आपने इस साल कितना प्रॉफिट और लॉस जो है वो इनकर्ड किया है। अगर जैसे मैं बोलूँ कि एक साल में मैंने पूरा पैसा कमाया 2 लाख और मेरे खर्चे हुए सिर्फ 50,000 के, इसी साल की मैं इनकम ले रही हूँ, इसी साल के मैं खर्चे ले रही हूँ, तभी पता लगेगा मुझे कितना प्रॉफिट और लॉस हो गया है। सो मैचिंग कॉन्सेप्ट भी यही बोलते हैं, एक्सपेंसेस विल बी मैच्ड विद द रेवेन्यू ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड टू असर्टेन द करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस। द फॉलोइंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू आर डन ड्यू टू मैचिंग प्रिंसिपल। अब जो हम एडजस्टमेंट्स करते हैं उसके बारे में बताया गया है। Ascertainment of the prepaid expense, ascertainment of the income received in advance, accounting for closing stock, depreciation charged on fixed asset। ये सारे हमारे लिए एडजस्टमेंट्स हैं। हम एक चैप्टर पढ़ेंगे फाइनल अकाउंट्स, उसमें सब कुछ हम सीखेंगे कि कितना हमने एडवांस में खर्चा दे दिया तो उसको कैसे एडजस्ट करना है, कितना मैंने खर्चा नहीं दिया उसको कैसे एडजस्ट करना है, खर्चा कितना डालना है। ये सिर्फ हम इसीलिए करते हैं ताकि हमें सही प्रॉफिट और लॉस पता लग जाए। अगर मैं एग्जांपल लूँ, मान लो मुझे पता है कि मेरा इस साल प्रॉफिट बहुत होगा और मैंने कहा कि इस साल प्रॉफिट बहुत होगा मतलब मुझे इनकम टैक्स बहुत देना पड़ेगा, तो मैंने क्या किया, अगले साल की पेमेंट भी इसी साल कर दी। मुझे लगा कि अगर अगले साल की पेमेंट मैं इस साल कर दूंगी तो मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा और मेरा टैक्स भी कम हो जाएगा। बट हेयर आई एम रॉन्ग, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इस साल के खर्चे सिर्फ इसी साल में काउंट होंगे, अगले साल के खर्चे नहीं काउंट होंगे, वो अगले साल काउंट होंगे। बेशक आपने इस साल पे कर दिए बट उसकी एडजस्टमेंट करके दोबारा उसको हम नॉर्मल तक ले आएंगे। ठीक है, ये तभी होगा
जब कंपनी जो है मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करेगी, और ये कॉन्सेप्ट हमें फॉलो करना ही पड़ता है, जिसमें हम सारे अपने खर्चों की, अपने इनकम की एडजस्टमेंट करते हैं। जो इस साल के खर्चे हैं, इस साल की इनकम है, उसको इसी साल में दिखाया जाएगा। फिर इनको आपस में मैच किया जाता है कि इस साल कितना खर्चा किया, कितना इनकम हो गया, और हमारा सही प्रॉफिट और लॉस कितना बन रहा है। ठीक है, सो मैचिंग में हम रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को मैच करते हैं इन ऑर्डर टू कैलकुलेट करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस। Now the last concept is objective concept. Finally we come to the last accounting concept, objectivity. This concept states that obvious assumption that the accounting transaction recorded should be objective, that is free from any bias of the person recording it. So each transaction should be verifiable by supporting documents like vouchers, bills, letters, challans, certificates, invoices, etc. और ऑब्जेक्टिव का कॉन्सेप्ट हमें सिंपली ये सिखाता है कि जब हम अकाउंटिंग कर रहे हैं तो हमने कोई बायसनेस नहीं करनी, कोई घपला नहीं करना, हमने बिल्कुल सही सही रिकॉर्ड करना है, क्योंकि सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड करेगा जो इसको रिकॉर्ड करेगा। बेशक हम अपने कंप्यूटराइज अकाउंटिंग करें या मैनुअल करें, तो कोई तो पर्सन ही होगा जो इसको कर रहा है। सो उसको बायसनेस से फ्री रहना है। हमें कैसे पता लगेगा कि पर्सन बाइज्ड है कि नहीं है? हर एक ट्रांजेक्शन के साथ हमारा डॉक्यूमेंट होगा। जैसे मैंने मशीन खरीदी तो मशीन के लिए मेरे पास मशीन का बिल होगा। मैंने बिजली का किराया दिया, उस किराए के लिए मेरे पास बिल होगा। मैंने कोई और खर्चा किया, हर एक चीज़ के पीछे मेरे पास कोई ना कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ज़रूर होगा, जो ये प्रूव करेगा कि यस एक्चुअल में ये ट्रांजैक्शन बिजनेस में हुई है। जिस ट्रांजैक्शन के पीछे हमारे पास कोई एविडेंस, कोई बिल, कुछ भी नहीं होगा, वो ट्रांजैक्शन कभी नहीं मानी जाएगी। सो इसलिए ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करने के लिए हमारे पास एविडेंस होने बहुत ज़रूरी है, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होने बहुत ज़रूरी हैं, जो ये वेरीफाई करेगा कि यस एक्चुअल में ये ट्रांजैक्शन कंपनी में हुई। तभी उसको करेक्ट माना जाएगा, तभी उसको माना जाएगा कि इट इज़ फ्री फ्रॉम बाइजनेस। सो बाइज्ड फ्री होके हमने अकाउंटिंग जो है अपनी करनी है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द पर्सन हु इज़ प्रिपेयरिंग इट। सो इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड डिफरेंट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स of accounting principles. In next video we will discuss accounting conventions under accounting principles.